नमस्कार। आज हम इग्नोशिया अमारा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एक होम्योपैथिक उपचार है जिसके बारे में हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं। हाँ। और ये अक्सर उन लोगों के लिए दिया जाता है जो किसी कह सकते हैं गहरे भावनात्मक सदमे या दुख से गुजर रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि जिसे वो तकनीकी सभ्यता कह रहे हैं उसमें ये महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा, मतलब लगभग 15.1 का अनुपात बताया गया है। हाँ, ये अनुपात काफी चौंकाने वाला है। और स्रोतों में ये भी है कि सल्फर अक्सर इसके बाद दिया जाता है और एपिस, नेटम्यूर, सीपिया जैसे उपचार इसके पूरक हैं। अच्छा। जैसे नेटम्यूर को देखें तो वो अक्सर सदमे से पहले के पैटर्न से जुड़ा होता है, जबकि इग्नेशिया खास तौर पे सदमे के बाद की जो स्थिति है उसके लिए। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये उपचार उन लोगों से ज्यादा जुड़ता है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना? जिन्हें मतलब संस्कृति, शिक्षा, कला, संगीत इन सब चीजों ने परिष्कृत किया हो। हाँ, बिल्कुल। और कई बार यही जो उनकी संवेदनशीलता है वही उनके दुख का कारण बन जाती है। स्रोत कहता है कि ये लोग सक्षम होते हैं, चीजें जल्दी समझते भी हैं, लेकिन जब समाज में कोई भावनात्मक चोट लगती है तो उनकी ये परिष्कृत भावनाएं वो आसानी से आहत हो जाती हैं। वो कठोर नहीं होते स्वभाव से, पर हाँ, हालात उन्हें वैसा बना सकते हैं कभी-कभी। एक और बात है, वो दूसरों से उम्मीदें शायद बहुत रखते हैं, पर खुद उतना नहीं दे पाते। स्रोतों में एक उदाहरण भी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई 18-19 साल का है, पहला प्रेम संबंध, और उसमें निराशा। तो अगर उस व्यक्ति को जरा भी लगे कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो एकदम चुप, अलग थलग हो सकता है। तो क्या यही अत्यधिक संवेदनशीलता है जो बाद में समस्या बनती है? हाँ, काफी हद तक स्रोत यही बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर भावनाओं को अंदर दबाएगा, बात नहीं करेगा, एकदम चुप रहेगा। और फिर अचानक किसी पॉइंट पर वो नियंत्रण खो सकता है, जिसे लोग कह देते हैं हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया। स्रोत इसे पैथोलॉजी की शुरुआत मानते हैं, मतलब एक तरह से बीमारी का रूप लेना। और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे? बिल्कुल, अंदर चीखना चाहते हैं, पर कमरे में अकेले चुपचाप सिसकते रहेंगे। बहुत ज्यादा चिंता और बार बार ठंडी आहें भरना, ये इसके खास लक्षण हैं। और ये सदमा सिर्फ मन तक ही रहता है या फिर शरीर पर भी असर दिखाता है? नहीं, ये पूरे सिस्टम पर असर डालता है। भावनाएं, नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि वेगस नर्व का भी जिक्र है। अच्छा, जो हमारे शरीर की शांत रहने वाली प्रणाली है। हाँ, वही। तो कभी कभी उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, गहरी सांस लेनी पड़ती है। ऐसा भी होता है कि रोना चाहें पर रो ना पाएं, या अगर रोएं तो फिर बेकाबू होकर शायद ऐसी बातें करें जिनका कोई तर्क ना हो। स्रोत इसे भावनाओं की ऐंठन कहते हैं, मतलब भावनाएं अंदर फंसी हुई हैं, निकल नहीं पा रही। और शारीरिक स्तर पर भी विरोधाभास दिखता है ना, आपने बताया था। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि हो सकता है सादा खाना हजम ना हो, अच्छा। पर भारी या गरिष्ठ भोजन आराम से पच जाए। ये तो वाकई अजीब है ना? और ये भावनात्मक सदमा हार्मोनल सिस्टम को भी गड़बड़ा सकता है। और अगर स्थिति बिगड़ती है तो व्यक्ति और ज्यादा अकेला, अनिश्चित महसूस कर सकता है। डर भी लगने लगता होगा। हाँ, जैसे पागल हो जाने का डर या सेहत की बेवजह चिंता, कहीं दिल की बीमारी ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए। और खासकर सूर्यास्त के समय बेचैनी बढ़ जाती है और गले में जैसे कुछ अटक गया हो वैसा एहसास। और अगर ये स्थिति मान लीजिए सालों तक बिना किसी मदद के चलती रहे तब क्या होता है? तब जैसा स्रोत बताते हैं, विवाहित लोगों में बच्चों को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ सकती हैं। हिस्टेरिया जैसी हालत बार बार हो सकती है, या फिर खांसी के दौरे। स्वभाव में भी बदलाव आता होगा? हाँ, बिल्कुल। ईर्ष्या भी हो सकती है, पर यह लैकेसिस वाली ईर्ष्या से अलग है, रहेगा अपनी ईर्ष्या में। पर इग्नेशिया वाला व्यक्ति अपमानित महसूस करके उसे अंदर ही रखता है। बिल्कुल चुप। हाँ, पूरी तरह चुप हो जाता है, बात करना बंद। यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। हालांकि स्रोत कहते हैं कि ये ज्यादातर विचार के स्तर पर ही रहते हैं। एक और लक्षण बताया गया था, फलों से जुड़ा हुआ। हाँ, वो एक मुख्य लक्षण है। करीब 40% मामलों में लगभग सभी तरह के फलों से अरुचि हो जाती है। अच्छा। और ये पूरी तस्वीर अक्सर कब बनती है? जब कोई करीबी गुजर गया हो, कोई अलगाव हुआ हो, प्रेम संबंध में गहरी निराशा मिली हो, या शादीशुदा जीवन में कोई बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव आया हो। इसी दमन के कारण कभी-कभी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, जैसे टॉर्टिकोलिस, मतलब गर्दन में दर्दनाक ऐंठन। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इग्नेशिया अमारा की तस्वीर में अत्यधिक संवेदनशीलता है, भावनात्मक चोट की गहरी प्रतिक्रिया है, दमन है और कई तरह के विरोधाभास हैं। सही कहा। जो अंदर तूफान चल रहा है वो बाहर या तो गहरी चुप्पी में दिखता है या फिर अचानक के भावनात्मक विस्फोट में। बिल्कुल,
ये सब यही दिखाता है कि भावनाओं को दबाने और किसी गहरे सदमे के कितने कितने जटिल और बहुस्तरीय असर हो सकते हैं, जो सिर्फ मन को नहीं तन को भी प्रभावित करते हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे अंदर का संघर्ष बाहर लक्षणों में बदल जाता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार ये इशारा करते हैं कि इग्निशिया की जरूरत अक्सर भावनात्मक आघात के बाद होती है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आज के जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो भावनात्मक झटके लगते हैं और जिसे स्रोत तकनीकी सभ्यता कह रहे हैं, कहीं वो इस तरह के भावनात्मक पैटर्न बनने में अपना योगदान तो नहीं दे रहे? इस पर सोचा जा सकता है।